आज के इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के दौर में ना, जहां सुपर कंप्यूटर्स मतलब मिली सेकेंड्स में लाखों कैलकुलेशंस कर लेते हैं, वहां टेक्निकल एनालिसिस के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो पिछले 50 सालों से लगातार चल रहे हैं। हाँ, और ये काफी काफी फैसिनेटिंग भी है क्योंकि 1970s में जो मैथ यूज होता था वो आज भी रेलेवेंट है। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली अगर हम मैकडी की बात करें, जिसे जोरेल्ड एप्पल ने डिजाइन किया था 70s में, तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है। आखिर ये पुरानी मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी आज के इस कॉम्प्लेक्स मार्केट में मोमेंटम ट्रेडर्स को एज कैसे दे सकती है? राइट। कहीं हम बस मूविंग एवरेजेस के एक पुराने इल्यूजन में तो नहीं फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था। तो आज के इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो इस मैथमेटिकल सर्टेनिटी के मिथ को टेस्ट करना है। हम अपने सोर्स मटेरियल को आधार बनाकर इन कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से डिकोड करेंगे। यानी कि एक बिल्कुल नई ट्रेडर के नजरिए से। हाँ, मतलब एक बिल्कुल नया ट्रेडर जो सिर्फ बेसिक चार्ट्स जानता है, वो भी इस इंडिकेटर के पीछे के इंजन को समझ सके, खास तौर पर मैकडी को। तो इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना वाकई ज़रूरी हो जाता है। जेरल्ड एप्पल ने जब मैकडी बनाया था, जिसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो उनका मकसद प्राइस एक्शन के अंदर छुपे हुए मोमेंटम को बाहर निकालना था। राइट, क्योंकि मार्केट में लगभग हर ट्रेडर मूविंग एवरेजेस का तो इस्तेमाल करता ही है ना। हाँ, पर ज़्यादातर लोग सिंपल मूविंग एवरेज यानी एसएमए यूज़ करते हैं, जो बस पिछले कुछ दिनों की क्लोजिंग प्राइसेस का एक सीधा फ्लैट एवरेज होता है। लेकिन मैकडी का लॉजिक इससे एक कदम आगे जाता है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर आधारित है। अच्छा, यहाँ ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठहराव के साथ समझते हैं। एक आम ट्रेडर्स के लिए इन दोनों में वही फर्क है जो एक नॉर्मल मेमोरी और एक शार्प रीसेंट मेमोरी में होता है। सिंपल एवरेज पुराने और नए डेटा को एक बराबर वेटेज देता है। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। और एक्सपोनेंशियल एवरेज, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, वो कल के या आज के प्राइस एक्शन को ज्यादा अहमियत देता है। यानी अगर स्टॉक में अचानक कोई तेजी आती है तो ईएमए तुरंत उसके हिसाब से मुड़ जाएगा, जबकि एसएमए को रिएक्ट करने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। और इसी कोर लॉजिक पर स्टैंडर्ड एमएसीडी की पूरी फाउंडेशन टिकी हुई है। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो एमएसीडी मेनली दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन है। वो 12 और 26 वाले पैरामीटर्स ना? हाँ, वही। एक होता है 12 डे ईएमए, जो पिछले 12 दिनों के डेटा पर फोकस करता है, और दूसरा होता है लंबा होराइजन यानी 26 डे ईएमए। इन दोनों के बीच का जो मैथमेटिकल डिफरेंस होता है ना, वही एमएसीडी लाइन बनाता है। तो फॉर्मूला बस इतना है कि 12 डे ईएमए में से 26 डे ईएमए को घटा दीजिए। बस इतना ही सिंपल है। अब इस इक्वेशन को विजुलाइज करने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए समुद्र में दो बोट्स एक ही दिशा में चल रही हैं। हमारा 12 डे ईएमए एक छोटी और लाइट वेट स्पीड बोट है। अच्छा, स्पीड बोट। और 26 डे ईएमए? वो एक भारी भरगम क्रूज शिप है। अब क्योंकि स्पीड बोट हल्की है, जिसे हम रीसेंट डेटा कह सकते हैं, हवा का रुख बदलते ही वो तुरंत अपनी दिशा बदल लेती है। हाँ, क्रूज शिप को मुड़ने में तो काफी टाइम लगता है। सही बात है। तो जब मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू होता है तो स्पीड बोट आगे निकलने लगती है और क्रूज शिप पीछे छूटने लगती है। इन दोनों के बीच जो फासला पैदा होता है, वही फासला चार्ट पर एमएसीडी लाइन के रूप में प्लॉट होता है। वाओ, ये काफी अच्छी एनालॉजी है। और उसी स्पीड बोट और क्रूज शिप के बीच के फासले को ही हम टेक्निकल टर्म में डाइवर्जेंस कहते हैं। अच्छा, यानी लाइन का दूर जाना। हाँ, जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे से दूर भागती हैं, और जब मार्केट का ट्रेंड ठंडा पड़ने लगता है तो स्पीड बोट स्लो हो जाती है और क्रूज शिप उसके करीब आने लगती है। और इस करीब आने के प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस कहेंगे। बिल्कुल, यही इस इंडिकेटर का पूरा नाम है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसे अगर हम अपने सोर्स डेटा के एक एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पर अप्लाई करें ना, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नोट्स में जैन-फेब 2014 के निफ्टी डेटा का एक डिटेल्ड रेफरेंस है। 6 फरवरी वाले एग्जाम्पल। हाँ, वही। 6 फरवरी 2014 को निफ्टी का 12 डे ईएमए 6153 पर ट्रेड कर रहा था। उसी दिन उसका बड़ा 26 डे ईएमए 6198 पर था। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 6153 माइनस 6198 का रिजल्ट आता है -45। तो एमएसीडी लाइन की वैल्यू सीधा -45 हो गई। पर अब यहाँ एक टेक्निकल एनालिटिकल सवाल उठता है कि चार्ट पर आखिर इस -45 को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। देखिए, किसी भी एमएसीडी वैल्यू को पढ़ने के दो हिस्से होते हैं, एक उसका मैथमेटिकल साइन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड।
पहले साइन की बात करते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में साइन नेगेटिव था। हाँ, नेगेटिव साइन का सीधा सा मतलब ये है कि 12 डे ईएमए 26 डे ईएमए से छोटा है। अगर आपकी स्पीड बोट एनालॉजी पर वापस जाएं, तो स्पीड बोट क्रूज शिप के पीछे रह गई है। यानी पिछले 12 दिनों का जो मार्केट सेंटिमेंट रहा है वो 26 दिनों के मुकाबले ज्यादा कमजोर है। एग्जैक्टली। इसलिए रीसेंट प्राइसेस तेजी से गिर रहे हैं। ये एकदम क्लियर बेरिश मोमेंटम का सिग्नल है। उसके उलट अगर 12 डे ईएमए 26 डे से ऊपर निकल जाए तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बुलिश मोमेंटम। पर यहाँ एक कंफ्यूजन होती है नए ट्रेडर्स को मैग्नीट्यूड को लेकर। हाँ, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर एक स्टॉक का मैगडी प्लस 160 है और दूसरे का प्लस 20 है तो पहली नजर में लगता है कि 160 वाले में मतलब गजब की तेजी है और उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। पर मैथ थोड़ा अलग ढंग से काम करता है यहाँ। दरअसल मैग्नीट्यूड पूरी तरह से उस स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स की एब्सोल्यूट प्राइस वैल्यू पर निर्भर करता है। मतलब स्टॉक का दाम कितना है उस पर। हाँ, जैसे बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो हजारों में ट्रेड करता है, तो उसके मूविंग एवरेजेस के बीच का डिफरेंस नेचुरली बड़ा ही आएगा। उसका MACD मैग्नीट्यूड आराम से सैकड़ों में हो सकता है। और अगर कोई छोटा स्टॉक हो जैसे 50 या 100 रुपए का, तो उसका MACD तो 0.0 कुछ में आएगा। बिल्कुल। इसीलिए दोनों को आपस में कंपेयर करना मैथमेटिकली इनवैलिड है। मैग्नीट्यूड को हमेशा उसी स्टॉक के हिस्टोरिकल नंबर से कंपेयर करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। तो हमने देखा कि MACD एक जीरो लाइन के ऊपर नीचे झूल रहा है, पर यहाँ मेरे दिमाग में इस बेसिक स्ट्रक्चर पर एक बड़ा पुशबैक आता है। अच्छा, क्या पुशबैक है? देखिए, अगर एक ट्रेडर स्ट्रिक्टली इस जीरो लाइन क्रॉसओवर का वेट कर रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तब बाय करूंगा, तो जब तक क्रूज शिप और स्पीड बोट की स्पीड मैच होगी और लाइन जीरो क्रॉस करेगी, तब तक तो प्राइस में एक बड़ा मूव पहले ही निकल चुका होगा। हाँ, ये पार्टी में लेट आने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। ये मैथमेटिकल लग तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सिग्नल बहुत लेट मिलेगा। मैं अग्री करती हूँ। ये इंडिकेटर का एक इनहेरेंट लैग है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस हमेशा पास्ट डेटा पर चलते हैं। वो प्राइस को फॉलो करते हैं, लीड नहीं करते। और इसी लेट एंट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेडर्स ने एक नया इम्प्रोवाइजेशन किया। वो सिग्नल लाइन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, उन्होंने एक सिग्नल लाइन इंट्रोड्यूस की। ये कोई अलग से इंडिकेटर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उस मेन MACD लाइन का ही एक 9-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छा, यानी एवरेज का भी एक और एवरेज निकाल लिया। बिल्कुल। तो अब चार्ट के नीचे वाले पैनल में दो लाइंस हैं। एक मेन MACD लाइन, जिसे ज्यादातर ब्लैक कलर में रखते हैं, जो 12 और 26 EMAs का डिफरेंस है। और दूसरी एक रेड कलर की सिग्नल लाइन आ गई, जो उस ब्लैक लाइन का 9-डे स्मूथ एवरेज है। सही पकड़ा। और इसी दो लाइन स्ट्रक्चर से वो मशहूर क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बनती है। सोर्स नोट्स में इसे समझाने के लिए एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो उसमें एंट्री कैसे तय होती है? जब ट्रेडर देखता है कि ब्लैक MACD लाइन नीचे से घूमकर रेड सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है कि MACD का करंट मोमेंटम अपने ही पिछले 9 दिनों के एवरेज से तेज हो गया है। ओह, तो वो जीरो लाइन तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर रहा अब? नहीं, ये क्रॉसओवर इसे पहले ही एक बुलिश बाय सिग्नल दे देता है। और वैसे ही जब ब्लैक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ रेड लाइन को काटती है, तो वो एक बेरिश सेल सिग्नल बन जाता है, क्योंकि मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है। ये वाकई उस जीरो लाइन वाले डीले को काफी हद तक कम कर देता है ना? ये काफी इफेक्टिव इम्प्रोवाइजेशन था। लेकिन एक और फाउंडेशनल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ। सोर्स मटेरियल में बार बार जोर दिया गया है कि MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है। ये तभी बेस्ट काम करेगा जब मार्केट क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो। हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट्स इसकी स्ट्रेंथ है। पर मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग थोड़ी होती है। अगर प्राइस एक नैरो रेंज में फंस जाए, जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, तब ये क्रॉसओवर्स मैथमेटिकली कैसे बिहेव करेंगे? वहां ये पूरी तरह फेल हो जाते हैं। साइडवेज मार्केट MACD का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब जब प्राइस एक ही रेंज में फंसा हो। हाँ, ना प्राइस ठीक से ऊपर जा रहा है ना नीचे। ऐसे में 12 डे और 26 डे EMS के बीच का डिफरेंस रैंडम तरीके से बदलता रहता है। नतीजन MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे के आगे पीछे क्रॉस होती रहती हैं, एक उलझे हुए धागे की तरह। तो एक दिन बाय सिग्नल आएगा और अगले ही दिन सेल सिग्नल। बिल्कुल। और इस फिनोमिना को टेक्निकल भाषा में व्हिपसॉ कहते हैं।
यहाँ ट्रेडर्स लगातार इन फॉल सिग्नल्स पर ट्रेड लेकर अपना कैपिटल बर्बाद करते हैं। व्हिपसो यानी आरी की तरह आगे पीछे। इससे एक बात साफ होती है कि किसी एक इंडिकेटर को आप सब जगह ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेंड के लिए मैकडी ठीक है, पर साइडवेज मार्केट में किसी और टूल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक ऐसी टूल की जो प्राइस की बाउंड्रीज को मैप कर सके। और यहीं से हमारा डीप डाइव एक नए इंडिकेटर की तरफ मुड़ता है, बॉलिंजर बैंड्स। 1980s में जॉन बॉलिंजर ने इसे बनाया था। इसका लॉजिक मैकडी से कितना अलग है? काफी अलग है। मैकडी चार्ट के नीचे एक अलग पैनल में बनता है, पर बोलिंजर बैंड्स सीधे प्राइस चार्ट के ऊपर प्लॉट होते हैं, कैंडल्स के आसपास एक एनवेलप की तरह। इसमें 3 लाइंस होती है ना? हाँ, सेंटर में एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन होती है, उसके ऊपर एक अपर बैंड और नीचे एक लोअर बैंड प्लॉट किया जाता है, और इन बैंड्स की दूरी तय होती है स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए। अब यहाँ थोड़ा मैथ में उतरते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर मैं सिंपल मीनिंग निकालूं तो वो वॉलेटिलिटी या उथल-पुथल है, राइट? एग्जैक्ट वर्ड वही है, वॉलेटिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में एक 68, 95, 99.7 रूल होता है। अगर हम मिडिल लाइन से +2 और -2 स्टैंडर्ड डिविएशन सेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 95% प्राइस एक्शन उन दो बैंड्स के अंदर ही होना चाहिए। ओह वाह! तो बेसिकली 95% टाइम प्राइस उन अपर और लोअर बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यही वो रीजन है कि बोलिंजर बैंड्स साइडवेज मार्केट में इतने इफेक्टिव है। अगर प्राइस अपने अपर बैंड को टच करता है, तो मैथमेटिकली वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां उसके और आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% बची है, जिसे हम मार्केट की भाषा में ओवरबॉट या एक्सपेंसिव कहते हैं। सही कहा। वहां से प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस वापस अपने सेंटर की तरफ आएगा। इसे मीन रिवर्जन ट्रेड कहते हैं। सोर्स मटेरियल में इसे बीपीसीएल के चार्ट एग्जाम्पल से काफी डिटेल में समझाया गया है। मान लीजिए बीच की लाइन 7,800 पर है और कैलकुलेशन के बाद अपर बैंड 7,950 पर है और लोअर बैंड 6,650 पर। तो अगर प्राइस 7,950 को टच करे तो साइडवेज मार्केट में वहां एक लॉजिकल शॉर्ट सेल बनता है, क्योंकि वो वापस 7,800 की तरफ आएगा। इसे हम एक मोटाई रबर बैंड की तरह देख सकते हैं। प्राइस उसे स्ट्रेच करके अपर लिमिट तक ले जाता है और फिर रबर बैंड का टेंशन उसे वापस सेंटर में फोर्स करता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और वही लॉजिक लोअर बैंड पर बाय करने के लिए लगता है। 7,650 पर आया तो सस्ता हो गया, वहां से रिबाउंड आएगा। पर यहाँ भी एक कैच होगा ना, हमेशा रबर बैंड वापस थोड़ी आता है। बिल्कुल, यही मीन रिवर्जन ट्रेडर्स का सबसे बड़ा डर होता है। अगर कोई मेजर न्यूज आ जाए और मार्केट में एक भारी मोमेंटम के साथ नया ट्रेंड शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो रबर बैंड टूट जाएगा, यानी प्राइस अपर बैंड को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। इसी को एनवेलप एक्सपेंशन कहते हैं। ट्रेंड इतना स्ट्रांग होता है कि बैंड्स फट जाते हैं और प्राइस अपर बैंड के साथ साथ ऊपर भागने लगता है। अगर वहां कोई ट्रेडर ओवरबॉट समझकर शॉर्ट करता रहे तो उसका अकाउंट साफ हो जाएगा। और यहीं पर दोनों इंडिकेटर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? जहां बॉलिंजर का रबर बैंड फेल हो जाता है एनवेलप एक्सपेंशन में, वहां मैकडी का स्ट्रांग ट्रेंड फॉलोइंग नेचर काम आता है। सही पकड़ा आपने। साइडवेज में बॉलिंजर चैंपियन है जहां मैकडी फेल है, और ट्रेंडिंग में मैकडी जीतता है जहां बॉलिंजर फेल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक नया इन्वेस्टर रियल मार्केट में इन्हें यूज कैसे करें? सोर्स नोट्स में इसका बड़ा एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट अप्रोच दिया गया है। हाँ, और वो चेकलिस्ट शुरू होती है सबसे फंडामेंटल रूल से, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। कोई मैथ या इंडिकेटर प्राइस से आगे नहीं निकल सकता। चलिए इसे एक हाइपोथेटिकल ट्रेड सेटअप से समझते हैं। जैसे नोट्स में कर्नाटका बैंक का एग्जाम्पल था। एक ट्रेडर चार्ट पर देखता है कि एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बनी है। ये पहला टिक हो गया चेकलिस्ट का। फिर वो सपोर्ट चेक करता है और देखता है कि ये कैंडल एक मजबूत हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल पर बनी है। ये दूसरा बॉक्स टिक हुआ। तीसरा, उस दिन का वॉल्यूम भी एवरेज से काफी ज्यादा है, यानी बड़े खिलाड़ियों का कन्विक्शन है। अब इन 3 सिग्नल्स के बाद ट्विस्ट आता है। इंडिकेटर्स का असली रोल क्या है यहाँ? नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि इंडिकेटर अब एंट्री बताएगा, पर रियलिटी में इंडिकेटर्स आपको कब ट्रेड करना है ये नहीं बताते। वो आपको बताते हैं कि कितना ट्रेड करना है, पोजीशन साइजिंग। ये बहुत ही डीप इनसाइट है। मतलब अगर मैकडी ने भी वहां पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया तो ट्रेडर अपना बेट साइज बढ़ा देगा। एग्जैक्टली। अगर वो नॉर्मली 300 शेयर्स खरीदता तो सारे सिग्नल्स ग्रीन होने पर वो 500 शेयर्स बाय करेगा।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्ट्रांगली उसके फेवर में है। और अगर मैकडी क्रॉसओवर ना दे, फ्लैट हो या नेगेटिव हो, तब क्या? ट्रेड कैंसिल करना है? नहीं, ट्रेड कैंसिल नहीं करना है। इंडिकेटर के ना बोलने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि वहां ट्रेडर अपना रिस्क कम कर देगा। वो 500 की जगह बस 200 या 300 शेयर्स ही लेगा। तो इंडिकेटर्स डिसीजन मेकिंग के अकेले सोर्स नहीं है, वो बेसिकली रिस्क और पोजीशन साइजिंग को मैनेज करने के कन्विक्शन टूल्स हैं। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट समरी दी है इस पूरे अप्रोच की। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है जो EMAs के डिफरेंस से बनता है, और बॉलिंजर बैंड्स हमारी वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते हैं। पर पूरी चर्चा के एंड में अगर हम ध्यान से सोचें तो एक बड़ा फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स सामने आता है। कैसा पैराडॉक्स? चाहे आप 12 दिन का एक्सपोनेंशियल एवरेज निकालें या 20 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे नंबर्स तो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा से बने हैं ना। इनके पास फ्यूचर की कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इंडिकेटर हमेशा प्राइस को फॉलो करता है। तो क्या हम सिर्फ पिछले हफ्ते की साइकोलॉजी को मैप कर रहे हैं? बिल्कुल। इसलिए चार्ट पढ़ने वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या सच में कोई मैथमेटिकल लाइन आने वाले कल का एग्जैक्ट फ्यूचर बता सकती है, या हम सिर्फ पास्ट पैटर्न्स पर एक एजुकेटेड गेस लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करने के लिए? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो चार्ट को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज मैनेज कर रहे हैं। और इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं क्लोज करते हैं। इट वॉज अ ग्रेट डिस्कशन। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए और फैसिनेटिंग एनालिसिस के साथ।